नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भूपेश कालरा और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज़। दर्शकों, कुछ न कुछ खास लोगों से मिलवाना ही दर्पण की पहचान है और उसी खास शख्सियतों में आज हमारे साथ हैं जिनको सभी लोग जानते हैं। नरेश पारस जी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है नरेश जी आपका हमारे स्टूडियो में। दर्शकों, आपको एक बात बता दूं, हम सब मानव हैं और हम सबके अधिकार होते हैं। मनुष्य जन्म लिया है हमने तो हमारे कुछ अधिकार भी हमको मिले हैं। जिस सरकार के नेतृत्व में हम रहते हैं तो वहाँ हमारे बहुत सारे मौलिक अधिकार होते हैं और कहीं ना कहीं हम उन मौलिक अधिकारों को जानते नहीं हैं, जिसकी वजह से हमें कई बार डिफीट होना पड़ता है। तो आज हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता नरेश पारस जी हैं, जो कि हमें बताएंगे कि हमारे अधिकार क्या होते हैं। नरेश जी, सबसे पहले तो हम आपसे बात करते हैं कि हम मानवों के अधिकार क्या होते हैं। जी देखिए, जैसे अगर ह्यूमन राइट्स की अगर हम बात करें तो जब बच्चा गर्भ में होता है, जब पहली बार जब गर्भ धारण महिला करती है, तो अगर बच्चा गर्भ में है तो उसी समय से उसके मानवाधिकारों का जन्म होता है। और जब वो माँ है तो उस बच्चे की पूरी देखभाल, उस बच्चे का रखरखाव, जो भी उसको जो बेसिक ज़रूरत हैं, उस सारी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए वो उसके मौलिक अधिकार बन जाते हैं, ह्यूमन राइट्स बन जाते हैं। उसकी संरक्षण करना उसके पिता की जिम्मेदारी होती है। जब वो जन्म लेता है बच्चा, तो जैसे ही समाज में जब आता है तो जब उसको बच्चे से लेके जवानी तक जब वो समाज में रहता है तो वो उसके अपने मौलिक अधिकार बन जाते हैं। वो जीवन जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू स्पीक है, वो खुद बोल सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो इस तरह से तमाम उनके मौलिक अधिकार हैं, मानवाधिकार हैं, जिनकी वजह से वो जीवित रहता है। और इसके संरक्षण के लिए जो उसका गार्जियन है, चाहे वो परिवार के रूप में हो, चाहे वो सरकार के रूप में हो, प्रशासन के रूप में हो, वो उनका गार्जियन होता है और उनके मौलिक अधिकारों के संरक्षण की जिम्मेदारी उनकी होती है। आपने अभी बताया कि मौलिक संरक्षण की जिम्मेदारी उसके परिवार की होती है, उसके समाज की होती है, उसके शासन प्रशासन और सरकार की होती है। लेकिन अभी देखने में आ रहा है काफ़ी समय से जो कि किसान ये इतनी बातें उठा रहे हैं, पर उनके जो मौलिक अधिकार हैं वो अपनी बात ही रख रहे हैं, लेकिन उनके साथ बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घट रही हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर हम बात करें किसान आंदोलन की, तो ये संविधान ने भी अधिकार दिया है कि आप अभिव्यक्ति का अधिकार जिसे हम बोलते हैं, आप अपनी बात को कहने के लिए स्वतंत्र हैं। किसी भी क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर हर आदमी को, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, चाहे वो मंच के माध्यम से कहे या ज़मीन के माध्यम से कहे। तो वो अपना अधिकार कह सकता है। और जब वो अपनी मांग कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष पक्ष ये सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर जब सरकारें होती हैं तो उसका विपक्ष भी रहता है। विपक्ष को भी अधिकार रहता है कि अगर वो सत्ता पक्ष अगर कुछ कर रहा है तो उसके विरोध में बोले। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर किसान किसी मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और वो अपनी बात को कहना चाह रहे हैं, तो इसमें कोई दुराय नहीं है और वो अपनी बात कह सकते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार सबको है, चाहे वो मंच से कहें या फिर आंदोलन से करके कहें। और जब उनके साथ में अगर जाति होती है तो वो उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन है, उनके मानवाधिकारों का हनन है। नरेश जी, मैंने आपके बारे में कई बार पढ़ा भी है, देखा भी है। आपने कई लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन के द्वारा बचाया भी है, और जो बहुत से छोटे छोटे बच्चे थे जो भीख मांगते थे किसी कारणों से, उनको आपने वहाँ से हटा के और एक अच्छी शिक्षा पद्धति में उनको लेके आए, उनको शिक्षित कर रहे हैं। वो कई लोग तो अब मेरे ख्याल से 10th के पेपर भी दे रहे हैं। तो उस बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए, एक प्रयोग मैंने 7 साल पहले किया था। जो बच्चे जो भीख मांगते हैं सड़कों पर, उन बच्चों को मैंने वॉच किया। वॉच करने के बाद मैं उन बच्चों से मैंने बात की, मैंने उनको समझाने का प्रयास किया कि आप भीख मत मांगिए। तो लेकिन मेरी बात को अनसुना कर दिया गया। और मुझे आज भी ध्यान है, जब मैं संजय चौराहे पर एक 8 साल के बच्चे से कह रहा था कि आप भीख मत मांगिए और मैं आपका स्कूल में दाखिला कराऊंगा, तो बच्चा कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसकी बहन ने उसे चुप करा दिया। मैं उसके पीछे गया तो उसकी बहन ने मुझसे कहा कि आप भाई से बात मत करिए और आप जाइए अपना काम करिए। तो मैंने कहा मैं इसको स्कूल में भर्ती कराना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि हम बच्चे को भर्ती नहीं कराना चाहते हैं, आप जाइए और अपना काम करिए। तो जब मैंने बार बार कहा तो उस एक बहन जो थी उसकी मेरे ख्याल से 13-14 साल की थी, उस लड़की ने ऐसा बात कही जो आज भी मैं उसे सुनकर शहर उठता हूँ। उसने कहा कि बाबू आप चले जाइए और इस तरह से हम नहीं करेंगे और हमारा भाई नहीं पढ़ना चाहता है,
जब मैंने उससे कहा कि नहीं मैं तो इसको दाखिला करा के ही रहूँगा, तो उसने मुझसे बोला कि बाबू जा रहे हो या शोर मचाऊँ। अच्छा। तो एक 13 साल की लड़की इतनी ट्रेंड है कि वो ये कह रही है कि मैं अगर शोर मचा दूंगी तो पब्लिक आ जाएगी, पुलिस आ जाएगी और इनका अहित हो सकता है। तो मतलब वो भीख के कारोबार में इतनी लिप्त थी। आखिर वजह क्या थी? वजह ये थी कि उनके ऊपर कोई ऑब्जर्वर था जो उनको वॉच कर रहा था। हिदायत दी गई थी कि कोई व्यक्ति बात करने की कोशिश कर रहा था तो आप उससे बात मत करें। तो कहीं ना कहीं क्या पूरा नेटवर्क है? हाँ, इसमें भिक्षावृत्ति के मामले में अगर हम देखें तो जो भीख मांगने वाले हैं तो उनके पीछे भीख मंगवाने वाले भी होते हैं। ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क के रूप में काम करता है। इसको मैंने कई बार भ्रष्ट भी किया है और कई ऐसे गैंग तक मैं पहुंचा हूं जो कि यूपी में एक बड़े नेटवर्क के रूप में अपना चलाते हैं। दर्शकों, मैं हूं भूपेश कालरा और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज़। आपको बताना था बहुत सी बातें और बहुत सी बातें अभी आपसे शेयर भी करनी है, लेकिन कुछ ऐसी बातें सामने निकल के आई हैं नरेश पारस जी के थ्रू की जो हम जानना चाहते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं। जो हम देखते हैं कहीं ना कहीं वो सच नहीं होता है जो हमारी आंखों के सामने आता है। पर नरेश जी, इन लोगों से आप जब मिले तो किस तरह से आपकी जर्नी रही, किस तरह से आपने इस नेटवर्क से उन बच्चों को हटा के उनको शिक्षा की तरफ लेके गए, कैसा रहा ये पूरा सफर? देखिए, इसमें ये रहा कि एक नेटवर्क था जो पूरे यूपी में उस समय था कि 52 जिलों में उसका नेटवर्क था। 52 जिलों में भीख का कारोबार चलता था। यूपी में जहाँ भी जिस ज़िले में बड़ा धार्मिक मेला होता था उसका भीख का ठेका उसी गैंग के माध्यम से उठाया जाता था। तो वो यहाँ जैसे आगरा में रहता था, आगरा में अगर कोई काम कराता है तो मथुरा के लोगों से भीख मंगवाता था, मथुरा में करवाना है तो आगरा के लोगों से भीख मंगवाता था। तो आगरा से लेकर मथुरा तक मैंने उनको वॉच किया। मैं वहाँ गया, उनको देखा और उस कम्युनिटी को पैसे से भी दबाया जाता था और जो उस कम्युनिटी की महिलाएं थीं भीख न मांगने पर दूसरी कम्युनिटी के पुरुषों पर रेप के आरोप भी लगवाए जाते थे। तो अगर मोटा मोटा तौर पर कहें तो उस छोटी सी कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा रेपिस्ट होते थे। तो वहाँ तक मैं पहुँचा और भीख न मांगने पर इतनी बुरी बुरी यातनाएं दे दी जाती थी कि भीख न मांगने पर किसी बच्चे ने मना कर दिया तो उसके ऊपर गर्म पानी डाल दिया, जला दिया उसे, किसी का पैर काट दिया। लड़कियों को जो 13-14 साल की लड़कियां थी जिनसे भीख मंगवाई जाती थी, उन लड़कियों ने स्वीकार किया। आज भी मेरे पास उनके वीडियो स्टेटमेंट हैं। लड़कियों से दिन में भीख मंगवाई जाती थी और शाम को उनका शोषण होता था। गर्म न ठहरे इसलिए उनको मालाडी गोलियां खिलाई जाती थी। ये नेटवर्क था। तो यहाँ से लेकर मैंने मथुरा तक उस नेटवर्क को सर्च किया और चाहे वो बाल आयोग हो, मानवाधिकार आयोग हो, उनको लेकर मैंने सारा एडवोकेसी की। मैंने उन परिवारों को समझाया। परिवार वाले बोले कि हम चाहते तो नहीं हैं, कोई भी नहीं चाहता कि हमारा बच्चा भीख मांगे, लेकिन हमारे ऊपर दबाव रहता है जिसके चलते हमें भीख मांगनी पड़ती है। परिवार वालों ने मुख्यालय में प्रदर्शन किया, एसएसपी के सामने गए, डीएम के सामने गए, बोले साहब अब हम अपने बच्चों से भीख नहीं मंगवाते, हम नहीं मंगवाना चाहते, हमें आज़ाद कराइए। लेकिन उस पूरे मामले में न तो मुकदमा दर्ज हुआ, न पुलिस ने कोई एक्शन लिया। हालांकि फिर कोर्ट की शरण ली, कोर्ट में 156(3) में मुकदमा दर्ज हुआ। तब जाके लगातार राष्ट्रीय बाल आयोग के हस्तक्षेप पर फिर मुकदमे दर्ज हुए और उनकी अरेस्टिंग हुई। 4 लोगों की अरेस्टिंग उसमें हो पाई थी। फिर लगातार फिर मैंने इस भिक्षावृत्ति को नेटवर्क को तोड़ने का प्रयास किया। यहाँ आगरा में भी मैंने कई लोग चिन्हित किए। जिन थालियों में आप देखते हैं रोड पर जो बच्चे थालियाँ लेके आते हैं, भीख मंगवाते हैं, वो थालियाँ उन बच्चों के परिवारों की नहीं होती हैं, वो किराए पे थालियाँ मिलती हैं। ये बच्चों से जब मैंने बात की तो निकल के आया 5 रुपए की एक थाली मिलती है, उसमें भगवान की फ़ोटो होती है और वो भगवान की फ़ोटो भी दिन के हिसाब से बदलती है। सोमवार को आप लेंगे तो शिव जी का मिलेगा, मंगलवार को हनुमान जी मिलेंगे, बृहस्पतिवार को साईं बाबा मिलेंगे, शनिवार को शनिदेव मिलेंगे। तो जब बच्चों से बातचीत की तो बच्चों ने बताया कि ये हमें 5 रुपए की एक थाली मिलती है, अगर 3 थाली हम लेते हैं तो 3 रुपये का डिस्काउंट मिलता है, यानी कि 12 रुपये की। तो ये सारा नेटवर्क है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। और फिर मैं धीरे धीरे करके उस कम्युनिटी तक पहुँचा, उनसे मैंने बातचीत करना शुरू किया, पढ़ाई लिखाई की बात की। तो एक परिवार था, उसने मुझसे कहा कि ठीक है मैं अपने बच्चों को पढ़ा दूँगा। मैं उनके 3 बच्चों को लेके स्कूल में दाखिला कराने के लिए गया तो हेडमास्टर थे, उन्होंने कह दिया कि नहीं साहब ये बच्चे गंदे हैं और हम इनको दाखिला नहीं देंगे। जब फिर मैंने उनसे परिवार से बात की तो परिवार वाले बोले साहब हमारी तो मानसिकता ही है, हमारा तो कारोबार ही है,
हम जितने ज़्यादा गंदे रहेंगे उतनी ज़्यादा हमें भीख मिलेगी। तो हम सफाई चाहते ही नहीं हैं, लेकिन उनकी मानसिकता को तोड़ना था। मैंने खुद उन बच्चों को हैंडपम्प चला के उनको नहलाया, उनकी गंदगी साफ़ की, कंघा करके मैं स्कूल ले गया। वहाँ ले गया तो स्कूल में फिर आड़े आया तो हेडमास्टर साहब बोले कि इनकी जाति क्या है, आप जाति बताइए। जाति होगी तब इनका दाखिला मिलेगा। जाति प्रमाण पत्र नहीं थे, फिर उनका दाखिला नहीं मिल पाया। तो फिर उसके लिए फिर मैंने लिखा पढ़ी की, तो लेकिन कहीं किसी से रेस्पॉन्स नहीं मिला। अंत में मैं DIS ऑफिस के बाहर पार्किंग में फ़र्श बिछा के इन बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया मैंने। तब भी मेरे ऊपर प्रेशर आया कि आप ये छोड़ दीजिए, लेकिन मैं लगातार लगा रहा और एक बड़े आंदोलन के बाद मैं उन 33 बच्चों का वहाँ से दाखिला हुआ। आज वहाँ से उस झुग्गी झोंपड़ी से करीब 60 से 70 बच्चे पढ़ने जाते हैं और उनमें से एक बच्चा इस बार 10वीं में है, उसका इंटर कॉलेज में मैंने दाखिला कराया था, आज वो 10वीं की परीक्षा देगा। तो ये एक प्रयोग था जो सफल हुआ, जहाँ जिन थालियों में भीख मांगते थे वो, या फिर जिस कटोरे में वो भीख मांगते थे, आज उस कटोरे में वो मिड डे मील की खीर खा रहे हैं। दर्शकों, एक बहुत ही बड़ी बात किसी ने कही थी कि अगर आपको समाज में कुछ परिवर्तन लाना है तो कांटे तो सहने ही पड़ेंगे। नरेश जी, बहुत अच्छी आपने एक बात बताई कि जिस कटोरी में वो लोग भीख मांगते थे उस कटोरी में आज मिड डे मील खा रहे हैं, और भगवान करेगा कि वो आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन इस जर्नी के बीच में आपको कई तरह के प्रलोभन, आपको धमकियां भी मिली होंगी, और कहीं ना कहीं ये बातें तो होती हैं, जग जाहिर है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ आपका, अगर हम जीवन के बारे में जान रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप इस तरह आपका रुझान आया कि मुझे कुछ ऐसी समाज सेवा करनी है? देखिए, रुझान तो ऐसा है कि मैं शुरू से ही ऐसे मुद्दों पर मैं काम करने का मेरा प्रयास था कि कुछ लोगों की मदद की जाए, मदद का सिलसिला शुरू हो। तो एक बार हुआ ऐसा था कि एक लड़की के बारे में मुझे जानकारी मिली थी कि नारी संरक्षण गृह में वो बिना किसी जुर्म के पिछले 9 सालों से सज़ा काट रही है। सुनने में बड़ा अजीब लगा। भारत जैसे देश में कोई भी बिना जुर्म के कैसे सज़ा काट सकता है? आज़ाद भारत में जी कैसे काट सकता है? तो एकदम मुझे पहले लगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। लेकिन जब मैंने उस लड़की के बारे में जानकारी की तो ये बात बिल्कुल सच साबित हुई। RTI में जवाब मिला कि ये लड़की घर से लावारिस अवस्था में निकल आई थी, लावारिस अवस्था में रोड पर घूमती हुई मिली। SDM के सामने पेश किया, SDM ने इसको नारी निकेतन में रख दिया। हवाला दिया गया कि नैतिक संकट के आधार पर इसको रखा गया। भारत में नैतिक संकट ऐसा कौन सा जुर्म है जिसकी सज़ा 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, आजीवन हो रही है? 9 साल तो उस लड़की को बीत चुके थे, 9 साल उसे हो चुके थे जो जेल में सलाखों के पीछे थी। वो 9 साल से जेल में सलाखों के पीछे थी, और अभी उसे कितनी सज़ा और भुगतनी थी इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। अनलिमिटेड सज़ा थी। तो उस लड़की, उसने कोई अपराध किया नहीं है, किया नहीं, सिर्फ लड़की अपना घर भटक कर वहाँ पहुँच गई, लावारिस हालत में मिली। उसको घर पहुँचाने के बजाय, एक नाबालिग लड़की को घर पहुँचाने के बजाय उन्होंने ऐसी जगह पर डाल दिया जहाँ सेक्स रैकेट में पकड़ी गई महिलाओं को रखा जाता है। देह व्यापार में लिप्त जो महिलाएं पकड़ी जाती हैं, ITP एक्ट वाली महिलाओं को नारी निकेतन में रखा जाता है। उन्हीं महिलाओं के बीच में एक 14 साल की लड़की को रख दिया गया और डाल के पूरा सिस्टम भूल गया। तो ये बड़ा चौंका देने वाला मामला निकल के आया कि जो लड़की वहाँ रह रही थी, जिसको अपने घर पहुँचना चाहिए, तो वो वेश्याओं के बीच में अपना जीवन बिता रही है। तो 9 साल उसको बीत चुके थे। तो जब उसकी लड़की के लिए, आज़ादी के लिए फिर मैंने यहाँ पे अभियान चलाए, तो उस समय बड़े मुझे धमकियाँ मिली, प्रलोभन दिए गए, आप इस रास्ते से हट जाओ। फिर तमाम मेरे ऊपर आरोप भी लगाए। तो मेरा एक्सीडेंट कराने की भी धमकियां दी गई। पुलिस ने बुला के टॉर्चर किया कि आप सीधे सीधे, पुलिस बोलती थी कि आप मैडम के सामने से हट जाइए, लड़कियां और भी हैं, आप उस लड़की के पीछे क्यों पड़े हो? मैंने कहा ये लड़की बिना जुर्म की सज़ा काट रही है, इसको आज़ाद करा के ही मैं दम लूँगा। तो तमाम मेरे प्रयासों के बाद मैं और इनको धमकियों को मैं नज़रअंदाज करता गया, और अंत में उस लड़की को मैंने यहाँ से निकलवाया, यहाँ से कानपुर महिला आश्रम भिजवाया जहाँ उसकी शादी हुई आज। और 2 साल के इस लंबे पीरियड में जब मैंने उसके लिए संघर्ष किया तो उसको वहाँ से एक लड़के के साथ में उसका विवाह करा दिया गया। वो, और उसका भी जब जवाब आया मेरे पास RTI से आया कि जिस लड़की को आपने भिजवाया था उसका सुखी वैवाहिक जीवन बिता रही है, उस लड़की की शादी करा दी गई है।
तो ये एक बड़ा अपने आप में बड़ा संघर्ष था जिसके लिए जूझना पड़ा। जिस समय मैं उनसे कहता था कि ये गलत है, प्रशासन उल्टा मेरे ऊपर कहता था कि नहीं आप गलत कह रहे हो, मैडम ऐसी हो ही नहीं सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिर उस पूरे मामला बाद में समय ज़रूर लगा, 10 साल उसको बीत गए, 10 साल तक उसके सारी चीज़ें निकलती रहीं और बाद में पता चला कि यहाँ से लड़कियों की खरीद फरोख्त होती है। लड़कियों की खरीद फरोख्त का मामला खुलासा हुआ, सुप्रिंटेंडेंट जेल भी गई, आज भी वो आजीवन कारावास सजा काट रही हैं। तो दर्शकों, एक संघर्ष भरी दास्तां है जिसको कि हम ब्रेक के बाद कंटिन्यू रखेंगे। समय हो चला एक ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और दर्शकों, मैं हूं भूपेश कालरा और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। हमारे साथ आज सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता नरेश पारस जी मौजूद हैं। बहुत ही एक ऐसी आपने अपनी दास्तां बताई, एक संघर्ष वाली दास्तां बताई है। और दर्शकों, मैं आपको बता दूं, हम लोग एक अच्छे संपन्न परिवारों में रहते हैं, लेकिन हमको सच्चाई के धरातल का बिल्कुल भी पता नहीं है कि कितना कितना दुख झेल रहे हैं लोग। और उन दुखों को कम करने के लिए नरेश जी जैसे लोग हमारे साथ हैं। नरेश जी, और भी बहुत सी घटनाएं घटी हैं, बहुत से नेटवर्क का आपने जो पर्दाफाश भी किया है। जो बच्चे भीख मांगते हैं, आज उनको आपने उस जिस कटोरी में वो भीख मांगते थे, उस कटोरी में आज भीख की जगह मिड डे मील है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और कई महिलाओं को भी आपने नारी निकेतन से जो यातनाएं झेल रही थी उनको बाहर निकलवाया है। तो इस दास्तां के पीछे ये जो आप संघर्ष करते हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? देखिए, शुरुआत में जब मैंने किया था, दूसरों की लड़ाई लड़ रहा था मैं, और तो लोगों ने मुझे डराया भी था, धमकाया भी था, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो। थाने में बुला के भी मुझे यातनाएं दी थी, बोले कि आप इससे रास्ते से हट जाइए, आपको मिलेगा क्या, आप इनके साथ में जाइए, आप इनके टच में रहिए तो आपका बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। प्रलोभन, हाँ, प्रलोभन भी दिया। लेकिन जब प्रलोभन से मैं नहीं डिगा, तब उन्होंने मुझे धमकियां दी, पुलिस में जाके प्रताड़ित करा, तो फिर मैं इनसे नहीं झुका। तो फिर एक वो रूटीन में आ गया। आज मैं उसे रूटीन का हिस्सा मानता हूँ। कई जगह से आज भी मेरे पास फ़ोन आते हैं, जब मैं किसी ऐसे मामले में जब मैं हाईलाइट करता हूँ, जब उसको एक्सपोज करता हूँ, तो कई सारे प्रलोभन भी आते हैं, धमकियाँ भी दी जाती हैं। तो आज कूल रह के मैं काम करता हूँ। और इसमें पता नहीं कि ईश्वर ऐसी कौन सी शक्ति उस समय दे देता है, जो पीड़ित है उसकी मदद के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। और यही कारण है कि कई मामलों में, कई बच्चियों को रेस्क्यू कराने वाले मामलों में आज मैं वादी बना हुआ हूँ और कोर्ट में जाके तारीख अटेंड करता हूँ। देखिए, कितनी बड़ी बात है दर्शकों कि कहते हैं कि लोग आज के समय में अपने सगे संबंधियों का साथ भी नहीं देते। वहीं एक नरेश पारस एक ऐसे इंसान हैं जो कि ना कोई सगा संबंधी है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके लिए हर तरह से तन मन धन से तैयार रहते हैं। नरेश जी, और कोई ऐसी घटना आपके जहन में आ रही हो जो एक ऐसी चीज़ हो जिसने आपके जीवन बदलाव लाया हो? हाँ, इसके साथ में एक मामला था कि एक महिला के एक ही साल में 3 बच्चे गायब हो गए थे और पुलिस ने उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। हर बार वो थाने गई, जब पहला बच्चा गायब हुआ तब थाने गई, दूसरा बच्चा गायब हुआ तब थाने गई, तीसरा बच्चा गायब हुआ तब थाने गई। पुलिस ने एक भी बच्चे की FIR दर्ज नहीं की। मानव तस्करी का ये तो मामला सामने आया है। आप बताइए कि जिस महिला के एक ही साल में घर के 3 चिराग गायब हो गए हों और वो उनकी मुकदमा दर्ज कराने के लिए, गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए थाने गई हो, उसकी कोई सुनने वाला नहीं हो। और जब मैंने उस महिला से बातचीत की तो रोते हुए उसने पूरी दास्तां बताई कि एक एक करके एक साल में 3 बच्चे मेरे लापता हो गए, लेकिन पुलिस ने एक बच्चे की भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। तो फिर जब मैंने उनसे पूछा समय कितना हो गया, बोले साहब 5 साल हो गए। 5 साल से मैं लगातार इस थाने के चक्कर काट रही हूँ, लेकिन मेरे किसी बच्चे की FIR दर्ज नहीं हुई है। ढूंढना तो दूर की बात है। तब उन बच्चों की FIR दर्ज कराने के लिए मैंने प्रयास किया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को लिखा, सरकारों को लिखा, तब जाकर सिस्टम सक्रिय हुआ और उन बच्चों की FIR दर्ज हो पाई। लेकिन
फिर उसके बाद में पुलिस ने तमाम प्रयास भी किए, दिल्ली भी ले गए और जहाँ जहाँ जगह ले गए, तो लेकिन बच्चा नहीं मिल पाया क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। 5 साल में उस माँ के कलेजे के टुकड़े दूर हो गए। पिता जो था बच्चे को ढूंढते ढूंढते कहीं उसको कुत्ते ने काट लिया, उसको रेबीज हो गया, उसकी डेथ हो गई। माँ का आंखों से अंधी हो गई। उस परिवार पूरा बिखर गया, हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से बिखर गया। तो उस बच्चे के लिए मैंने लगातार प्रयास किए, मैं दिल्ली भी ले गया उनको, तो जहाँ जहाँ जाना चाहिए था वहाँ वहाँ गया मैं उनके साथ में, लेकिन बच्चों की तलाश नहीं हो पाई। तो तब से मुझे लगा काश ये महिला मुझे अगर 5 साल पहले मिल जाती, जिस दिन उनका बच्चा गायब हुआ था, तो हो सकता था एक आध बच्चे की मैं FIR दर्ज करा देता, तो पुलिस उनको ढूंढ भी लेती, लेकिन 3-3 बच्चे उसके गायब नहीं होते। तब मुझे लगा कि ऐसे लोगों के लिए मदद करनी चाहिए जो जेल में बंद थी, जिसका कोई नहीं था, ऐसे लोगों की मैं पैरवी कर सकूं। ऐसी महिला जिसके बच्चे लापता हुए हैं, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, ऐसे लोगों की पैरवी कर सकूं। तो तब से फिर लगातार मैंने इसे अपने जीवन का हिस्सा मान लिया और मैं ऐसे लोगों की मदद के लिए हमेशा खड़ा रहता हूं। मैं अब तक तमाम ऐसे बच्चों को रेस्क्यू करा चुका हूं जो भिक्षावृत्ति में लिप्त थे, जो अनाथालयों में रह रहे थे, जिनका कोई नहीं था। उन बच्चों के परिवारों को ढूंढ ढूंढ के मैंने उनके परिवारों के सुपुर्द कराया। तमाम बच्चों की मैंने गुमशुदगी लिखवाई हैं, उन बच्चों के परिवारों को ढूंढा है। तमाम ऐसी बच्चियां जो यौन शोषण की शिकार थी, चाहे बाहर के लोग कर रहे थे या घर के लोग कर रहे थे, ऐसी बच्चियों को भी मैंने रेस्क्यू करवाया है। ऐसे दुष्ट लोगों को भी मैंने जेल भिजवाया है। एक मामला तो ऐसा भी आया था जिसमें एक पिता अपनी बेटी का शोषण करता था। खास बेटी का सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि कोई खास पिता ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन ये बात 100% सच है। एक पिता अपनी 13 साल की लड़की के साथ में उसका शोषण करता था, उसको प्रेग्नेंट कर दिया। पूरा गांव उसके पक्ष में था, कोई भी एक व्यक्ति उसकी तहरीर देने के लिए तैयार नहीं था। पुलिस ने भी कह दिया था कि जब तक तहरीर नहीं आएगी तब तक हम इसमें कोई एक्शन नहीं लेंगे। उस पूरे मामले में मैंने तहरीर दी, मैं खुद बादी बना, उस लड़की को रेस्क्यू कराया, शेल्टर होम भिजवाया मैंने उसको, और सारी प्रक्रियाओं में मैं शामिल रहा। उसके बावजूद भी जब मैंने मामला उठाया कि वो लड़की प्रेग्नेंट थी, जब मैं उसको रेस्क्यू करा के लाया था, 3.5 महीने की प्रेग्नेंट बता रही थी, लेकिन उसको सिस्टम जो है उसको डाल के भूल गया। 1.5 महीने बाद भी कुछ नहीं आया। तो मैंने फिर सवाल खड़े किए कि जब वो लड़की 13 साल की, जब 3.5 महीने की प्रेग्नेंट थी, अब 1.5 महीना बीत चुका है, अब उसका क्या होगा? या वो जन्म देगी या अबॉर्शन होगा? तो आनन फानन में उस लड़की को वहाँ से हटाया गया। हटाने के बाद में उन्होंने अस्पताल ले गए और उसके अगले दिन प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इस लड़की को बदनाम करने की साजिश की गई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, शी इज नॉर्मल। उल्टा मेरे ऊपर कार्रवाई कराने के लिए कहा गया और बोले कि जिस सामाजिक कार्यकर्ता ने एक लड़की को बदनाम करने का प्रयास किया है, लिहाजा इसके विरुद्ध कार्रवाई होगी, मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए। लेकिन मेरे पास भी सारे एविडेंस थे, जो लड़की का वीडियो था, सारे एविडेंस जब मैंने दिखाए तब उनको शांत होना पड़ा। लेकिन कई बार इस तरह के मामले आते हैं कि हमें जब हम उनकी मदद करने के लिए जाते हैं तो डर और धमकी के अलावा बहुत सारे ऐसे रास्तों में फंसाने का प्रयास किया जाता है, तोड़ने का प्रयास किया जाता है कि हम किसी पीड़ित की आवाज़ ही न उठा पाएँ। नहीं, आपने एक बात बताई कि कई लोगों को आपने, जो मुजरिम है उनको जेल भी पहुंचवाया और निर्दोषों को आपने जेल से छुटवाया भी है, ये भी एक अहम बात है। तो ऐसा भी एक किस्सा हुआ है कुछ? हाँ, ऐसा भी कई हुआ है, क्योंकि देखिए मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं किसी सिस्टम के खिलाफ जा रहा हूँ या उन पर आवाज़ उठा रहा हूँ, हंगामा नहीं करता हूँ। मैं उनको बताता हूँ कि आप में ये कमी है और उनके साथ में विकल्प भी देता हूँ, आप इसको ऐसे करिए तो इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं और जो समस्या है उसका समाधान हो सकता है। तो मैं जेलों पे एक लंबे समय से मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि जेल में कोई एक बार चला गया तो उसकी बाहर निकलने की संभावना बहुत कम रहती है। तो ऐसे लोगों के लिए मैंने लड़ाई लड़ी। मैंने RTI से डेटा निकलवाया कि उत्तर प्रदेश में 5 सालों में कितने लोगों की मौतें हुई, किन कारणों से रही। जब उनका एनालिसिस मैंने किया तो निकल के आया कि हर 26 घंटे में एक कैदी की मौत हो जाती है। ये एक बड़ा सवाल है और उसमें निकल के ये भी आया कि जितने भी मरने वाले थे 60% वो लोग थे जो कि अंडर ट्रायल थे, उनका फैसला आना बाकी था, फैसला आने से पहले ही उनकी मौत आ गई। कई लोगों की उसमें पुलिस हिरासत में मौत हुई,
कई लोगों ने दुखी होकर वहाँ पर आत्महत्या कर ली। तो इस सिस्टम को लेकर फिर मैंने कहा कि ये सिस्टम भी सुधरना चाहिए। जब ये सारी बातें उठाई, एनएचआरसी ने धड़ाधड़ सरकार को नोटिस दिए, फिर रिपोर्ट मांगी, तो निकल के आया कि व्यवस्था में दोष है। व्यवस्था में दोष है। जो जेल जिस कानून पर चलती है, जिसे जेल मैनुअल कहा जाता है, वो जेल मैनुअल अंग्रेज़ों के ज़माने का बना है। उस जेल मैनुअल में क्योंकि पहले संख्या कम थी, कम कैदी हुआ करते थे, तो उसके हिसाब से बनाया गया। लेकिन उसके अब अगर वर्तमान स्थिति में देखें तो आज का आंकड़ा बहुत बढ़ गया है। आज जेल की अगर हम देखेंगे तो क्षमता से कई 2.5 गुना ज़्यादा बंदी उसमें बंद है। तो जाहिर सी बात है, जब संख्या ज़्यादा होगी और व्यवस्थाएं सीमित हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह की दिक्कतें आएंगी। तो फिर जब इतनी एडवोकेसी की तो पता चला कि ये अंग्रेज़ों के ज़माने का जो जेल की जो व्यवस्थाएं हैं, जो अभी भी पुराने जेल मैनुअल के आधार पर चल रही हैं, और वो जेल मैनुअल अंग्रेज़ों के ज़माने का है। तो जब इतना सारा कुछ हुआ तो उसमें लगा कि ये अंग्रेज़ों के ज़माने का जेल मैनुअल बदलना चाहिए। तो इसको लेकर राज्य स्तर पर ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया है और वो उस पर काम कर रही है। जो मैंने एक छोटा सा प्रयास किया था, एक बड़ा रूप लेने वाला है कि अंग्रेज़ों के ज़माने का जेल मैनुअल बदला जाएगा। साथ ही साथ मैंने ऐसे लोगों के लिए भी काम किया कि जानकारी, चूँकि मैं जेलों में जाता रहता हूँ तो देखता रहता हूँ, तो निकल के आया मुझे सेंट्रल जेल में एक बुजुर्ग मिला था, करीब 58 साल के थे। देखने में उनकी काया जो थी वो जर्जर हो चुकी थी, आँखों से कम दिखाई देता था, कानों से कम सुनते थे। तो जब उनसे मैंने बातचीत की तो बताया गया कि ये 20 साल पहले गैर इरादतन हत्या के आरोप में आए थे यहाँ पर, और किसी ने फंसा दिया था, और तब से उसके बाद में इनकी सज़ा जो थी पूरी 20 साल की थी वो इन्होंने भुगत चुकी है। लेकिन इन पर कुछ अर्थदंड लगा था, अर्थदंड भी था 5,000 रुपये। बोले कि अगर ये 5,000 रुपये दे देंगे तो तत्काल छूट जाएंगे, और नहीं दे पाएंगे तो ये जेल में रहेंगे। तो आपका ध्यान इधर आकर्षित कराना चाहता हूँ कि जेलों में भी तमाम ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी सज़ा पूरी हो चुकी है, लेकिन जुर्माना जमा करने के लिए उनके पास में पैसा नहीं है। जहाँ बाहुबली या फिर बड़े रसूख वाले लोग जेल जाने के नाम पर तमाम पैसा लुटा देते हैं, वहीं कहीं ना कहीं ऐसे गरीब असहाय व्यक्ति जब जेल चला जाता है तो उसकी वापस लौटने की उम्मीद कम हो जाती है। तो ये मुझे लगा कि यह वही प्रकरण है। और उसकी पत्नी जो थी साल में एक बार आ पाती थी उससे मिलने के लिए, बुलंदशहर का रहने वाला था। कई सालों से उसकी पत्नी मिलने के लिए भी नहीं आई थी, और 5,000 रुपये न होने के कारण वो जेल में बंद था। जब मैंने जेल प्रशासन से बात की तो कैसे ये छूट सकते हैं, तब उन्होंने बताया कि साहब 5,000 रुपये कोई जमा कर दे। तो मैंने कहा कोई मतलब परिवार दे सकता है या कोई भी? उन्होंने साहब हमें तो पैसे से मतलब कोई भी दे दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, इनका जुर्माना मैं जमा करता हूँ, आप इनको रिहाई की तैयारी कराइए, लेकिन इनको बताइएगा मत कि इनका किसने जुर्माना जमा किया है। तो मैंने उनका जुर्माना जमा किया, और रात में ही खबर मैंने उनके घर पे भिजवाई। उनकी पत्नी बाहर से आई थी बुलंदशहर से, और मैंने अपने पैसे से पैसा जमा करके उनका जुर्माना जमा करके उनको आज़ाद कराया। जब वो बाहर निकल के आए और अपनी पत्नी को देखा तो वो जो क्षण था वो शायद मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता हूँ। इतना भावुक क्षण था जब मैं जेल से बाहर उनके साथ में निकल के आया था। पत्नी बाहर खड़ी थी उनकी, जो बुजुर्ग थे उनके दोनों हाथों में थैले थे, ऐसे पकड़े हुए थे। जब पत्नी सामने देखी तो उनको अनुमान नहीं था कि मैं कभी जेल से बाहर निकल पाऊँगा, मेरी पत्नी आ पाएगी। पत्नी को देखते ही उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे, और पत्नी भी आई और एकदम खड़ा, जब आमने सामने खड़े हो गए, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति है और इतनी मर्यादाएं भी हैं, और आजकल वो होता तो एकदम दोनों लोग गले से लग जाते। उधर पति भी रो रहा है, इधर पत्नी भी रो रही है। फिर उसने देखते हुए एकदम खड़े हो गए, तो फिर उन्होंने, महिला ने उनके पैर छुए, और पैर छूने के बाद जब वो उनसे मिले तो तब उन्होंने पूछा कि साहब ये सब कैसे हुआ। तब उन्होंने बताया कि मुझे नहीं पता कि इन्होंने शायद मेरा जुर्माना जमा किया। तो तब वो जब जुर्माना उनका जमा किया, तो यही मैं थोड़ा सा भावनाओं का आपके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि जो महिला थी उसने देखते ही कहा कि अरे कि तुम ऐसे आई हो, और उनके पास में एक कम्बल जैसा था, और उन्होंने अपनी पत्नी को दिया, बोलो ठंड लग रही होगी, ये ओढ़ लो। वो जब उसकी पत्नी आई थी तो केवल एक साइड का उनके पास में किराया था बुलंदशहर से आने का। तब बोले कि साहब मेरे पास तो एक ही साइड का किराया है, मैं तो लेके भी नहीं, अब दो कैसे जाएंगे। उनको किराए के पैसे दिए मैंने, तब वो दोनों लोग वहाँ गए। और
जब उनका गांव पहुंच गए 2 दिन बाद उन्होंने गांव के प्रधान से मेरी बात कराई फ़ोन से, तब उन्होंने बताया कि साहब हम यहाँ से सीधे जाने के बाद में गंगा जी गए और रात भर गंगा जी बैठे रहे। जो 20 साल 21 साल से जो हमारी बात नहीं हुई थी वो पूरी रात हमने जागते जागते काटी है और एक दूसरे का दुख दर्द जागते जागते हमने सुना है। तो ये एक बहुत बड़ी बात रही। तो फिर मुझे लगा कि न जाने ऐसे कितने और लोग होंगे जो कि जेलों में बंद होंगे। तो फिर मैंने समाज के लोगों से फिर मैंने अपील की कि आप भी इस तरह से लोगों की मदद कर सकते हैं, उनको आज़ाद करा सकते हैं। तो अब ये एक चलन बन गया है। अब जेलों में 15 अगस्त 26 जनवरी पे ऐसे कैदियों का लोग जुर्माना जमा करते हैं और बाहर निकलवाते हैं। ऐसे ऐसे लोग मिले हैं कि 500-500 रुपये उन पर नहीं थे लेकिन वो पड़े हुए हैं। तो कई बार मैंने इनको निकलवा के बाहर, जेल के बाहर मैंने ऐसे अपराधियों को गीता की सौगंध भी खिलवाई है कि वो अपराध नहीं करेंगे और आज वो लोग अच्छा जीवन जी रहे हैं। दर्शकों, ये भावुक क्षण है और मैं भी खुद भावुक हो गया हूँ। कहते हैं सद रक्षणाय खल निग्रहणाय, यानी कि जो सज्जन है उनकी रक्षा करनी है और जो दुर्जन है उन पे निग्रह कसना है, उनको जेल में डालना है। और लेकिन सच्चा इंसान कभी जेल के अंदर नहीं रहना चाहिए, निर्दोष इंसान जेल के अंदर रहना चाहिए। और बहुत ही अच्छा आपने एक पहल करी जिसकी वजह से आज समाज भी हमारा इस और अग्रसर हो गया। मैं आपको वास्तव में नरेश जी ऑन कैमरा आपको सैल्यूट करता हूं। आप एक बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं। चलते चलते बस आपसे पूछेंगे, जो आरटीआई 2005 में एक जो कानून लागू हुआ था, लोग बहुत जागरूक हुए हैं आरटीआई के बारे में। बस छोटा सा एक चलते चलते आरटीआई के बारे में जरूर बता दीजिए, कैसे लोग उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके। देखिए, एक सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि आरटीआई का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं कि इसका फॉर्म कहाँ मिलेगा। स्पष्ट बात है कि आरटीआई का कोई फॉर्म नहीं होता है। आप सादा कागज़ पे आप अर्जी लिख दीजिए। उसमें अब जितने भी सरकारी विभाग हैं, सरकारी विभागों में अपना एक जन सूचना अधिकारी नामित कर रखा है, एक पटल निर्धारित कर दिया गया है कि आप उस पटल से सूचनाएं ले सकते हैं। सादा कागज़ पे आप जन सूचना अधिकारी का नाम लिखिए, किस विभाग से संबंधित है, और आप उसमें लिख दीजिए कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में मुझे सूचना दी जाए। और एक सादा कागज़ पे आप अपने सवाल लिख दीजिए और उसमें 10 रुपये का शुल्क लगा दीजिए। शुल्क को लेकर कई भ्रांतियाँ हैं कि लोग बोलते हैं कि पोस्टल ऑर्डर होना चाहिए और ये होना चाहिए, तमाम तरह के अवरोध लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं विकल्प आपको दे देता हूँ। आप 10 रुपये का शुल्क आप पोस्टल ऑर्डर के रूप में लगा सकते हैं, डीडी के रूप में लगा सकते हैं। अगर आपके पास में नगद 10 रुपये हैं तो आप नगद 10 रुपये भी आप लगा सकते हैं। तो आप उस पर नगद रुपये अगर लगा रहे हैं तो उसमें 10 रुपये का नोट लगाएं। 10 रुपये के नोट का जो सीरियल नंबर है वो आप अपने पास में रख दें और आवेदन पत्र में भी लिख दें। 30 दिन के अंदर अंदर इसका जवाब देना होता है। इसके लिए अधिकारी बाध्य है, जो जन सूचना अधिकारी है वो बाध्य है, 30 दिन में वो आपका जवाब देगा। और अगर किसी तीसरे विभाग से संबंधित है, उस विभाग के तीसरे व्यक्ति से संबंधित है, तो उसके लिए 5 दिन एक्स्ट्रा लगते हैं, यानी कि 35 दिनों में आपको सूचना का जवाब मिलेगा। तो ये एक आरटीआई की प्रक्रिया है। आप 10 रुपये में सरकारी दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने यहाँ पर क्या विकास कार्य हुआ है, आपकी सड़क किसने बनाई है, उसमें कितना पैसा लगाया है, आपके लिए कौन सी सरकारी योजना है, आपका आधार कार्ड क्यों नहीं बना है, आपका बीपीएल कार्ड क्यों नहीं बना है, आपको राशन कितना मिलता है, इन सारी सवालों को लेकर आप आरटीआई लगा सकते हैं, उनके बारे में जवाब ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 30 दिन के अंदर अंदर जवाब निर्धारित माना गया है। अगर वो 30 दिन के बाद में जवाब नहीं दे सकता है तो आप उसमें प्रथम अपील कर सकते हैं। उसके बाद में राज्य सूचना आयोग में भी जा सकते हैं। और यहाँ पर एक अहम बात बता रहा हूँ आपको कि जब जन सूचना अधिकारी आपको सूचना का जवाब नहीं देता है तो राज्य सूचना आयोग उस पर जुर्माना लगा सकता है। वो 25,000 रुपये के हिसाब से भी जुर्माना लगाया जा सकता है, मैक्सिमम 25,000 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है। और इस बीच में कहीं आयोग के समक्ष आपको प्रस्तुत होना पड़ा है, लखनऊ जाना पड़ा है, तो आप अपने हर्जे खर्चे की भी मांग कर सकते हैं कि मैंने आरटीआई लगाई थी, मुझे समय से नहीं मिली और मेरा इतना खर्चा हो गया। तो आयोग आपको क्षतिपूर्ति भी उपलब्ध करा सकता है। ये आरटीआई कानून 2005 में लागू हुआ था। आज इतने साल बीत चुके हैं, लेकिन अधूरी जानकारी के कारण लोग आरटीआई का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप आरटीआई का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आरटीआई एक ऐसा हथियार है जो जवाबदेही का हथियार है, जिसके माध्यम से आप सरकार के हर उस दस्तावेज को ले सकते हैं। आप हर उस प्रक्रिया के बारे में जानकारी ले सकते हैं जो आपसे जुड़ी है, सरकार से जुड़ी हुई है। तो आप आरटीआई का उपयोग जरूर करें और लोगों को भी जागरूक करें, जिससे कि आरटीआई के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़े। तो दर्शकों, आरटीआई मैं आपको बता दूं, राइट टू इंफॉर्मेशन,
ये हमारा हक है, जो कि 2005 में पारित हुआ था ये कानून। और बहुत ही अच्छी बात बताई नरेश जी ने कि हम कोई भी अगर हमें समस्या है, वो समस्या हमारे क्षेत्रीय पार्षद से लेके, क्षेत्रीय विधायक से लेके, राजनीतिक से लेके, या कोई भी गलियारों से लेके कोई भी समस्या है, तो आप उसके सरकारी दस्तावेज मांग सकते हैं। वो भी 30 दिन के अंदर अंदर उनको देना होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी, आज हमारे साथ जुड़े, बहुत सारी जानकारी दी। और वास्तव में आप एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कहना चाहिए अतिशयोक्ति नहीं होगी कि देवतुल्य कार्य है। भगवान भी किसी को दर्शकों भेजता है और कहते हैं कि पूजा करने वाले से ज्यादा सेवा करने वाले के हाथों को प्राथमिकता दी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी।